हमें बचपन से सिखाया गया है कि पीएम इज द वन हु रन्स द कंट्री, बट व्हाट इफ मैं कहूँ ये सरकार झूठ है, तो असल में जो हमारा देश है उसको पीएम नहीं बल्कि कोई और ही चलाता है। पीएम तो बस सिर्फ एक चेहरा होता है। देखिए 1971 बांग्लादेश लिबरेशन हो, 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हो, या देश में जीएसटी लागू करना हो, या फिर कोविड जैसे बड़े पेंडेमिक के दौरान इतने बड़े देश में वैक्सीन ड्राइव चलाना हो, या फिर हमें किसी भी डिजास्टर से बचाना हो, न जाने कंट्री में कितने बड़े बड़े काम जो आपको और मुझे लगता है कि सरकार करती है, लेकिन असल में इन सब के पीछे होते हैं हमारे अनसीन हीरो ब्यूरोक्रेट्स। अब देखो हाल ही में हुए 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 13 लाख एक्सपीरियंट्स ने 1556 सीट्स के लिए इंडिया की सबसे हार्डेस्ट एग्जाम को कम्पीट किया, लेकिन इतने सारे लोगों में महज 1556 लोग ही सिलेक्ट होंगे, और उनमें से भी टॉप 300 जो होंगे उनको ही देश की एलाइट ऑल इंडिया सर्विस यानी कि आईपीएस, आईएएस एंड आईएफओ मिलेगी। मतलब आप देखो ना तो डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटर्स की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है जिसके अंडर अलग अलग स्टेट के मिनिस्ट्रीज के कई सारे ऑफिसर जो है वो काम करते हैं। अगर एक पूरे स्टेट में भी देखे ना तो वहाँ की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना वो चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो स्टेट के मिनिस्ट्रीज है उनको लीड करता है, जो अगेन एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। अब नेशनल लेवल पर भी अगर हम देखें ना तो यही वो ब्यूरोक्रेट्स है जो लीड करते हैं, राइट। फॉर कैबिनेट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो कि एक मिनिस्ट्री के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्कीम को प्लान और एग्जीक्यूट करवाते हैं। इवन देश के सारे इंपॉर्टेंट एजेंसी जैसे कि ईडी, सीबीआई, आईबी जो रातों रात गवर्नमेंट्स को पलट देती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को अकाउंटेबल रखते हैं। इन एजेंसी के हेड्स भी यही ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। और एजेंसी तो छोड़ो, पीएम के राइट हैंड लेफ्ट हैंड कौन होता है आपको पता है? अगर मोदी जी के हर एक टर्म में अगर आप पीएमओ के इस लिस्ट को ध्यान से देखोगे ना तो यह सब वही आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो पीएम के राइट हैंड की तरह काम करते आ रहे हैं। अब इन ब्यूरोक्रेट की इंडिया के लिए क्या वैल्यू होती है, इसे आप इस बात से ही समझ सकते हो कि साल 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेट यानी कि एक नया एक्ट ले आई थी ताकि वो नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ में पोजीशन दिलवा सके। एंड सेम जब 2017 में फॉरेन सेक्रेटरी के पोजीशन से एस जयशंकर जी रिटायर हो गए थे, तब पीएम ने वापस से एक एक्ट पास करके उनकी 1 साल की जो सर्विस थी उसको एक्सटेंड करवा दी। यस, सिर्फ एक ऑफिसर के लिए एक एक्ट पास कर दिया गया ताकि उनकी जो सर्विस है वो एक्सटेंड हो सके। और फिर जब वो सर्विस एक्सटेंशन भी खत्म हो गया ना तो उसके बाद तो उन्हें सीधे फॉरेन मिनिस्टर ही बना दिया गया। एंड दिस ब्यूरोक्रेट्स आर एक्सट्रीमली वेल पेड एज वेल। हर गवर्नमेंट इनका अच्छे से ध्यान देती है। पहले तो इनकी जो सैलरी होती है ना वही अराउंड 2.5 लाख पर मंथ की होती है, जिस सैलरी से उनका 1 रुपए भी खर्च नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लिटरली गवर्नमेंट गाड़ियों का एक पूरा कॉन्वे, डिस्ट्रिक्ट के सबसे पोश एरिया में बंगला, 24/7 आर्म्ड बॉडीगार्ड, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन, यहाँ तक कि उन्हें होम, कुक और गार्डनर तक भी देती है। और प्लस इस पोजीशन से सोसाइटी में उन्हें जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है ना वो भी अलग बात है। इतने पर्क्स और प्रिविलेजेस शायद ही किसी प्राइवेट जॉब में मिलते होंगे। आई नो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इन ब्यूरोक्रेट्स को इतने प्रिविलेजेस क्यों दिए जाते हैं। वेल आजकल जो प्राइवेट एम्प्लॉइज भी है ना वो भी काफी क्वालिफाइड होते हैं और काफी मेहनत करते हैं। वेल इसके पीछे ना 2 मेजर रीजन है। एक ना सिविल सर्विस की जो जॉब है ना वो काफी ज्यादा हाईली डिमांडिंग होती है। कोऑपरेटर्स जैसे इनकी जॉब्स का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ये एक टोटल डेडिकेशन वाला काम है। इनकी जहाँ पर भी और जब भी जरूरत पड़ती है ना उन्हें वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, इन्हीं सिविल सर्वेंट का जो जॉब है ना वो हमारे पूरे देश की प्रोग्रेस का कोड डिसाइड करता है। मतलब पूरे देश का भविष्य इन्हीं के कंधों पर एक्चुअली टिका हुआ है। आज तक इंडिया ने जितने भी रिमार्केबल माइलस्टोन हासिल किए हैं उनके पीछे उस वक्त के पीएम के साथ ब्यूरोक्रेट का सबसे बड़ा मेजर हाथ था। जैसे 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। क्या आपको ये पता है कि हम किसकी वजह से यहाँ जीते? वेल मोस्टली लोगों का जवाब यही होगा कि पीएम इंदिरा गांधी जी की वजह से। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इस पूरे डिसीजन के पीछे एक और बड़ा मास्टरमाइंड था, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीएन हस्कर। अब नेशनल सिक्योरिटी का एक यही मुद्दा ले लो, इसमें तो हमारे देश के अजीत डोभाल यह नाम नेशनल सिक्योरिटी का एक सिनोनिम ही बन गया। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के ही फेवरेट ब्यूरोक्रेट हैं, इवन कांग्रेस गवर्नमेंट के भी यह सबसे बड़े प्रॉब्लम सोल्वर रहे हैं। बेसिकली आजादी के बाद सिक्किम ने इंडिपेंडेंट देश रहने का डिसाइड किया था, तब इंडिया ने उसे कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर इस छोटे से आजाद देश में सीआईए ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। और फिर 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया और दलाई लामा इस रास्ते से इंडिया आए, तब जाकर पहली बार इंडिया को सिक्किम की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। इसके 3 साल बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और जिसके बाद भारत को यह समझ में आ गया कि सिक्किम इंडिया पर चाइना अग्रेशन का एक गेटवे बन सकता है। बट जब तक नेहरू जी इस पर कुछ एक्शन लेते, उन्हें चाइनीज इन्वेंशन का इतना बड़ा झटका लगा कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।
लेकिन फिर सिचुएशन की गंभीरता को हाँकते हुए सिक्किम को चाइनीज अग्रेशन के गेटवे और सीआईए का हब बनने से रोका अगली पीएम इंदिरा गांधी जी ने। जब पीएम इंदिरा गांधी जी पावर में आई तो उन्हें ऐसे इनपुट मिले कि सीआईए अब एक फुल फ्लेज प्लान के थ्रू सिक्किम में अपना जो रूट है उसको फैला रहा है, ताकि वो उस समय सोवियत टिल्टेड इंडिया पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सके। इसके लिए सीआईए ने चोग्याल मुनाक की शादी एक अमेरिकन लेडी से करवा दी। अब जैसे ही इंदिरा गांधी को ये पता चला कि चोग्याल मुनाक की शादी एक अमेरिकन लेडी से करवा दी गई है, तो तुरंत इंदिरा गांधी ने रिसेंटली आईवी में डिप्लॉय हुए इंडिया के एक यंग आईपीएस ऑफिसर को सिक्किम भेजा। उस यंग ऑफिसर ने वहां पर जाकर लोगों के बीच एक प्रो इंडिया नैरेटिव डेवलप करना शुरू कर दिया। एंड यू नो व्हाट बिलीव, उन्होंने सिर्फ 2 साल में ही एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि साल 1975 में लोगों ने रेफरेंडम यानी कि वोटिंग में यह मैंडेट दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही जुड़ना है। और सिर्फ यही नहीं, इस मिशन के जरिए लोगों में एक ऐसा नैरेटिव भी सेव हुआ कि लोगों ने खुद ही चोग्याल डायनेस्टी जो है उसको हमेशा के लिए पावर से उखाड़ फेंका। और इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले, इंडिया को सिक्किम में इंटीग्रेट करने वाले ये यंग ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रेसिडेंट एनएसए अजीत डोभाल जी ही थे। हमारे अगले टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट टर्न फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी मिनिस्टर कम और डिप्लोमेट ज्यादा हैं। याद है आपको 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब यूएसए ने इंडिया पर सेंक्शन लगा दिए थे, तब एस जयशंकर जी वो ब्यूरोक्रेट थे जिनके नेगोशिएशन के बाद ही यूएसए ने सिर्फ सेंक्शन ही खत्म नहीं किए बल्कि हमारे साथ एक इंडो यूएसए सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट तक साइन किया था। और ऐसे सेम डिप्लोमेटिक विक्ट्री आज से कुछ साल पहले जब आर्टिकल 370 को स्पेक किया गया था तभी हमें देखने को मिला था। उस वक्त ऐसे नैरेटिव बनाए गए थे कि गल्फ कंट्रीज अब इंडिया के साथ रिलेशन नहीं रखने वाले, बट जयशंकर जी ने एब्रोगेशन के आफ्टर मैथ को ऐसे हैंडल किया। उन्होंने ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए कि इंडिया पर एक्शन लेना तो दूर, आज वही गल्फ कंट्री खुद जम्मू एंड कश्मीर में मेजर इन्वेस्टर बन गई और उल्टा हमारे पीएम को इन्हीं कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तक दे दिए गए हैं। अब बात करें फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख आइडिया जी की, इनका इंडिया को जीएसटी दिलवाने में एक मेजर हाथ रहा है। साल 2017 के पहले इंडिया में कुल मिलाकर 20 से भी ज्यादा टाइप के जो टैक्स है वो हुआ करते थे। कुछ में तो कैस्केडिंग यानी कि डबल बार हमें टैक्स भरना पड़ता था। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को हसमुख जी ने सिर्फ 3 टाइप के टैक्स में अलाइन कर दिया और जिसे आज हम जीएसटी बोलते हैं। CGST जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और IGST जो कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। एंड दिस प्लानिंग वाज सो इम्पैक्टफुल, इतना कि आज गवर्नमेंट के इनकम 8 लाख करोड़ से बढ़कर 30 लाख करोड़ हो गई है। और सिर्फ जीएसटी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन जैसे वेलफेयर स्कीम जो आज करोड़ों इंडियन को बेनिफिट कर रहे हैं, यह भी इन्हीं के आइडिया से निकले हैं। विनोद राय जी जैसे ऑफिसर ने तो सिस्टम में रहते हुए रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया। The man with impeccable credentials, Vinod Rai, the man who took on the system when he was a part of the system. 2G स्पेक्ट्रम के टाइम पे जब CAG विनोद जी को लगा कि इसमें एक मेजर करप्शन हुआ है, उन्होंने इंक्वायरी की और गिल्टी होने पर उन्होंने तो सिंह मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा, उन्हें तक जेल पहुंचा दिया। सो ऑल इन एग्जांपल से हमें बेसिकली क्या समझ में आता है कि इन ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रीब्यूशन भारत के कोई एक फील्ड में नहीं बल्कि हर एक फील्ड में है। और फिर इवन चाहे पैंडेमिक जैसे कठिन समय में भी इतने बड़े देश में सक्सेसफुली वैक्सीन ड्राइव रन करवाना ही क्यों ना हो। या फिर इवन न्यूट्रलिटी के साथ इतने मेगा डाइवर्स कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाना ही हो। इंडियंस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इज इम्पॉसिबल विदाउट इंडियंस ब्यूरोक्रेट्स, और इसीलिए तो इन्हें सरदार पटेल जी ने द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था।